नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य। पर्यावरण में हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, और दूसरा टॉपिक था पारिस्थितिकी पिरामिड। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की गतिकी, डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम। इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला उत्पादकता, दूसरा ऊर्जा का प्रवाह, तीसरा पोषक तत्वों का प्रवाह। पहले देखते हैं उत्पादकता को 2 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता तथा द्वितीयक पारिस्थितिकी उत्पादकता। प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता में देखते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। यह भोजन रासायनिक ऊर्जा के रूप में पत्तियों में संचित हो जाता है। इसी को प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। दूसरा है द्वितीयक पारिस्थितिकी उत्पादकता। पौधों की पत्तियों को शाकाहारी खाते हैं, जिससे उनका जैव भार या बायोमास बढ़ता है। इसी जैव भार के उत्पादन को ही द्वितीयक पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। जैसे उत्पादकों ने 400 किग्रा घास का उत्पादन किया, इस उत्पादन को प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता कहा जाता है। अब यदि हिरण 100 किग्रा घास खाता है तो उसका 10 किग्रा मांस बढ़ता है। यही 10 किग्रा मांस द्वितीयक पारिस्थितिकी उत्पादकता है। देखते हैं प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता। सकल प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता तथा निबल प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता GEP और इसे NEP कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे द्वारा बनाया गया कुल भोजन GEP कहलाता है, और पौधे अपना कुल उत्पादन का 90% अपने जैविक क्रियाओं में खर्च कर देते हैं। जो शेष 10% बचता है वही NEP कहलाता है। सकल प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की अवधि और वनस्पतियों पर निर्भर करती है। अतः पारिस्थितिकी उत्पादकता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला प्रकाश की अवधि, दूसरा वनस्पतियाँ, तीसरा जलवायु, चौथा मृदा। पारिस्थितिकी उत्पादकता का वैश्वीकरण देख लेते हैं थोड़ा सा। पहला पॉइंट है सर्वाधिक पारिस्थितिकी उत्पादकता आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दूसरे स्थान पर सर्वाधिक पारिस्थितिकी उत्पादकता मानसूनी क्षेत्रों में होती है। तीसरा घास के मैदानों और सघन कृषि क्षेत्रों में भी बहुत अधिक पारिस्थितिकी उत्पादकता पाई जाती है। गहरे समुद्रों की अपेक्षा मग्न तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी उत्पादकता अधिक पाई जाती है। आर्द्र भूमियों, ज्वार नदमुखों और मैंग्रोव क्षेत्रों में भी अधिक पारिस्थितिकी उत्पादकता पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्रों में सबसे कम पारिस्थितिकी उत्पादकता पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्रों में सबसे कम पाई जाती है पारिस्थितिकी उत्पादकता। रेगिस्तानों में भी कम पारिस्थितिकी उत्पादकता पाई जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ऊर्जा का प्रवाह 2 रूपों में होता है। पहला लिंडमैन के नियम के अनुसार, दूसरा ऊष्मागतिकी के अनुसार, लेकिन इसमें हम लोग लिंडमैन का ही पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सीधी रेखा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की किसी भी खाद्य श्रृंखला में कोई भी पोषण स्तर जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसका 90% स्वयं का उपयोग करता है। केवल 10% दूसरे पोषण स्तर को ट्रांसफर करता है। इसी को लिंडमैन का नियम कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं संरचना के द्वारा। उत्पादक जो है अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। मान लेते हैं 100 इकाई भोजन बनाते हैं, जिसमें से यह 90 इकाई भोजन
खुद को अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए यूज कर लेते हैं और 10% 10 इकाई आगे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे 10 इकाई जो उत्पादक को खाएंगे उसे ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये 10 इकाई भोजन पाएंगे, जिसमें से ये 9 इकाई यूज कर लेंगे, फिर 1 इकाई यूनिट आगे बढ़ा देंगे, आगे द्वितीय उपभोक्ता को दे देंगे। फिर द्वितीय उपभोक्ता इसमें से 0.9 इकाई यूज कर लेगा और 0.1 इकाई ट्रांसफ़र कर देगा तृतीय उपभोक्ता को मिलेगा 0.1 इकाई। ठीक, उपरोक्त से स्पष्ट है कि सर्वाधिक पोषण पौधे प्राप्त करते हैं, सबसे कम पोषण तृतीय उपभोक्ता प्राप्त करते हैं। ठीक, अब देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण। पोषक तत्व मूलतः 17 होते हैं। बड़ी मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व 10 होते हैं और सूक्ष्म मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व 7 होते हैं। बड़ी मात्रा में जैसे है कुछ देखते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व। सूक्ष्म मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्वों में देखते हैं मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, लोहा इत्यादि। इन्हें मौलिक तत्व भी कहते हैं। मौलिक तत्व 2 ग्रुप में बांटा गया है, पहला CHO ग्रुप, दूसरा NPS ग्रुप। CHO ग्रुप में मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ग्रुप, और NPS मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के ग्रुप। ये 6 मौलिक तत्व पौधों के पोषण और विकास के लिए अपरिहार्य है, यानी अनिवार्य है। पोषक तत्वों का संचरण देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का संचरण जैव भू रासायनिक चक्र के द्वारा होता है। ये चक्र कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला कार्बन चक्र, दूसरा नाइट्रोजन चक्र, तीसरा फास्फोरस चक्र, चौथा सल्फर चक्र। पहले देखते हैं कार्बन चक्र में क्या आते हैं। जीवधारियों का शरीर कार्बन से बना है, इसलिए कार्बन चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह चक्र कई रूपों में चलता है। पहला प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के रूप में देखो, जैसे जीव जंतु ऑक्सीजन को श्वसन द्वारा ग्रहण करके और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाकर ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ये चक्र क्रमशः चलता रहता है। ठीक, दूसरा जैव अपघटन के रूप में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मरने के बाद अपघटक इन्हें सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं। इसी मिट्टी से पौधे कार्बन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तीसरा जीवाश्मीय ईंधनों का जलना, तो चौथा ज्वालामुखी का विस्फोट। इससे मतलब जीवाश्मीय ईंधनों को जलाने और ज्वालामुखी विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग में ले लेते हैं। इस तरह पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायुमंडल से कार्बन की सफाई करते हैं। कार्बन चक्र हो गया। नाइट्रोजन चक्र देखते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन को प्राप्त नहीं करते, मतलब इस नाइट्रोजन को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि पौधों नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदलने के क्रम में नाइट्रोजन चक्र चलता है। यह कई चरणों में चलता है, यहाँ केवल 2 चरणों का उल्लेख किया जा रहा है। देखिए यह नाइट्रोजन से नाइट्राइट मिलता है, और सीडोमोनास से जब नाइट्रोजन से NO3 बन रहा है तो इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहेंगे, और जब NO3 से N2 बन रहा है तो इसे नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण कहेंगे। देखिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पहले देखते हैं। हम जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर इन पौधों को उपलब्ध कराता है। इसी को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन का विनाइट्रीकरण देखते हैं।
जल भराव वाले या दलदली स्थानों पर सीडोमोनास नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया जमीन में उपस्थित नाइट्राइट या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर इसे वायुमंडल में मुक्त कर देता है। इसी को विनाइट्रीकरण कहते हैं। विनाइट्रीकरण के कारण ही जल भराव वाले स्थानों की मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। इसलिए ऐसे स्थानों पर उगने वाले पौधे हरिमहीनता का शिकार हो जाते हैं। नोट: जब गरज और बिजली की कड़क के साथ बारिश होती है तो कुछ नाइट्रोजन पृथ्वी पर गिर पड़ती है। इसे प्राप्त करके पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। अब फास्फोरस चक्र देखते हैं। हम जानते हैं कि फास्फोरस चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों के अपरदन से यह फास्फोरस फास्फेट में बदल जाता है। इसी फास्फेट के रूप में ही पौधे फास्फोरस को प्राप्त करते हैं। सल्फर चक्र देखते हैं। सल्फर भी चट्टानों में पाया जाता है। चट्टानों के अपरदन से सल्फर हवा के संपर्क में आ जाता है। यह सल्फेट में बदल जाता है। पौधे इसी सल्फेट के रूप में ही सल्फर को प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं क्या है। पौधे क्या कैसे प्राप्त करते हैं देखते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, फास्फोरस को फास्फेट के रूप में, सल्फर को सल्फेट के रूप में। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।